अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको एक बार फिर गुड मॉर्निंग। गजल ने तो कह दिया, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग। और आज हमारे पास उसी तरह से वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, सो हम ज़्यादातर बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन वज़ात, पूरी दुनिया कल हैरान परेशान थी कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा, हुआ क्या, इस हवाले से हम आपको बताते हैं। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज़ लंच हुआ तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़े रिकॉर्ड एक बार टूट जाएगा और एक नई तारीख रकम होगी, मगर ऐसा ना हो सका। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कायम मकाम कप्तान व्यान मोल्डर लंच तक 367 रन पर नॉट आउट थे। उन्होंने टॉस हारने के बाद जिम्बाब्वे की दावत पर बैटिंग की और इस तोहफे को खुले दिल से कबूल किया। अच्छा। व्यान अगर की उसकी मोल्डर की बात की जाए तो बैटिंग पर आए तो इनिंग्स में उन्होंने 49 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी 297 गेंदों पर ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट मैचेस की तारीख की दूसरी सबसे तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी थी। इसके अलावा अगर उनकी 400 रन की बात की जाए तो ये भी उम्मीद की जा रही थी कि वो 400 रन बना लेंगे। शायकीन को उम्मीद थी कि वो 400 रन फौरन बनाएंगे, वेस्ट इंडीज के लेजेंड ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंच का वक्त खत्म होने से कबल उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर करने का फैसला कर लिया। यूं जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर 626 रन पर तमाम हो गई। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ा, आप 33 रन उनसे दूर थे और जिम्बाब्वे की बॉलिंग को आप उखाड़ पिछाड़ के मार रहे थे, इतनी तेज आपने इनिंग्स खेली, तो उन्होंने कहा कि ब्रायन लारा एक बहुत बड़े लेजेंड है और मैं नहीं चाहता कि किसी लेजेंड का रिकॉर्ड मैं तोड़ूं। अगर मुझे इसके बाद भी एक मौका मिलेगा तो मैं ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ूंगा। और उनके इस जेस्चर ने, मैं समझता हूं कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ देते फिर शायद हेडलाइंस तो बनती, लेकिन उनके इस जेस्चर ने अब हमारी जो जनरेशन है इसके ज़हनों पे एक चीज रख दी है कि मल्डर रिकॉर्ड तोड़ सकते हो सकता है वो रिकॉर्ड भी ना तोड़ सकते, हो सकता है वो 390 पे आउट हो जाते, 380 पे आउट हो जाते, लेकिन उनके इस जेस्चर ने बता दिया कि वो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं और उन्होंने हेडलाइंस बनाई हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब जिस तरह से आपने ये खबर दी है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर होगी, खुशखबरी की खबर होगी। तो इसी तरह मैं अब आपको लेकर चलती हूँ यूएई, जहाँ पर एक आप ये कहें कि बांग्लादेशी इलेक्ट्रिशियन थे जिन्होंने 12 साल से उनकी लगन, उनकी सब्र ने मिलाकर क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी बदल दी और खुशखबरी दे दी। खुशखबरी क्या थी उनके लिए, वो ये थी कि उनकी लॉटरी निकली जो कि 2 करोड़ 50 लाख दिरहम, यानी कि आप ये कहें कि 1 अरब 93 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये खतीर रकम है जिन्होंने जीती है। और 43 साल के वो थे मोहम्मद नासिर बिलाल, जिन्होंने 14 साल से वो 14 साल से यूएई में मुकीम हैं और वो 2012 से हर महीने बिग टिकट की कुरानंदाजी में हिस्सा ले रहे थे। तो जब भी वो हिस्सा लेते थे कुरानंदाजी में, उनको एक उम्मीद होती थी कि शायद मेरी कोई लॉटरी निकल आएगी, लेकिन नहीं हुआ पिछले 12 साल से ऐसा। लेकिन फिर आखिर ऐसा हुआ कि ये मुस्तकिल मिजाजी जो थी उनका, जो हम कहते हैं ना कि ट्राई अगेन वाली सीरीज थी, वो ख़त्म नहीं हुई और इनकी मुस्तकिल मिजाजी आखिर रंग ले आई। और रकम जीतने के बाद नासिर बिलाल ने कहा कि वो अब तक इस पर यकीन भी नहीं कर पा रहे कि उनकी लॉटरी निकल आई है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि 12 बरसों में हर बार यही ख्वाब मेरी आंखों में होता था कि शायद टिकट खरीदते रहते हैं, मतलब वो कोई ना कोई दिन आ ही जाएगा, नहीं आएगा, मतलब उनकी उम्मीद नहीं टूटी। और फिर नासिर ने ये भी कहा कि वो इनामी रकम में अपने 5 साथियों को भी हिस्सेदार बनाएंगे, साथ ही साथ वो अपने हिस्से की रकम से बांग्लादेश में मुकीम अपनी फैमिली के लिए भी घर तामीर करेंगे। और उसके बाद लॉटरी जीतने के बावजूद नासिर ने किस्मत आजमाई जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा मैं दोबारा से टिकट लेता रहूंगा, दोबारा कुरानंदाजी में शामिल होऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो टिकट खरीदने का सिलसिला कभी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे, वो आपने सुना है ना गजल के रातों रात अमीर कैसे हुआ जाता है, तो ये रातों रात अमीर हुआ। वैसे 12 साल की कोशिश थी, लेकिन उनको जब ये पता चला होगा तो उनके लिए फिर ये रातों रात अमीर वाला सिलसिला ही हुआ होगा। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग खबर है। जिस तरह इन्होंने लॉटरी की खबर बताई है, मैं आपको, हाँ इन्होंने खुशखबरी दी है तो मैं आपको खुशखबरी देने लगा हूँ कि अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ये फैसला किया है कि आप हॉस्पिटल्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती। अच्छा, वैसे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर सीएम पंजाब की बात की जाए मरियम नवाज, उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल्स में नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए ये फैसला किया है कि अब डॉक्टर्स और नर्सेज पर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और वज़ीर आला की जानिब से जारी अहकामात में वाज़ेह कहा गया है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में पीडा एक्ट के तहत
सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। हुकाम का कहना है कि ये इकदाम मरीजों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने और तिबी अमले की मुकम्मल तवज्जो मरीजों पर मरकूज रखने के लिए उठाया गया है, जबकि पंजाब भर के सरकारी हॉस्पिटल्स को हिदायत जारी की गई है कि इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, वैसे सरकारी अस्पतालों की हालत वैसे ही बहुत बुरी होती है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं और वहाँ पर जो बिहेव होता है स्पेशली नर्सेस का इस तरह से, तो वो कोई अच्छा खासा नहीं होता। लेकिन खैर ये एक अच्छा इनिशिएटिव ले लिया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि अब मोबाइल यूज़ नहीं होगा, अगर होगा तो फिर उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से थोड़ी सी अब एहतियात आप भी बरत लें और अपनी नौकरियों को बचा लें। खैर आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, काबिल फ़ख्र लम्हा है। आयशा हबीब ने जनूबी कोरिया में मुनक्किद होने वाले स्पेस स्टडीज़ प्रोग्राम 2025 के लिए मुंतखब होने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं और मंडी बाउद्दीन से उनका ताल्लुक है। और आयशा की कामयाबी इस अज़्म और इस जज्बे की जो ताकत है उसको उजागर करती है और ये साबित करती है कि आसमान की कोई हद नहीं होती। और इस आलमी सतह पर मशहूर खलाई इक़दाम के तहत उनका ये इंतखाब पाकिस्तान के लिए खलाई तहकीकात में एक नया बाब आपके हो सकता है और वो दुनिया के रोशन तरीन ज़हनों में से कौम की नुमाइंदगी करेंगी। और आप ये कहें कि जो अनगिनत दूसरों को बड़े ख्वाब देखने और आला मकसद की तरगीब भी दे देंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसी आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से कामयाबी समेटती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। ख़वातीन वज़ात, मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग खबर है भारत से। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा से एक अजीबो गरीब वाक़या सामने आया है, जहाँ पे अजीबो अमीर है, जहाँ से 30 साला खातून निशा ने अपने शोर विंजरा के खिलाफ इंस्टाग्राम के ज्यादा इस्तेमाल से रोकने पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक निशा ने पुलिस को बताया कि उनका शोहर उनसे सोशल मीडिया पर वक्त कम गुजारने और घरेलू कामों पर ज्यादा तवज्जो देने का मुतालबा करता है। उन्होंने कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी अब तक पुरसुकून थी, लेकिन शोहर के इस रवैये ने उनकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया। और निशा के मुताबिक वो रोजाना कम से कम 2 रील्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी, लेकिन शोहर की पाबंदियों की वजह से ये काम करना तकरीबन नामुमकिन कर दिया गया। अच्छा। खातून ने बताया कि जब एक दिन उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद में सिर्फ 2 फॉलोअर्स की कमी हुई तो वो शदीद परेशान हुई और उसके नतीजे में उन्होंने अपना ससुराल छोड़कर अपने मैके का रुख किया और वहां से करीबी थाने में जाकर शोहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने खातून की शिकायत पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मतलब अब इसमें देखें कि इसमें अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं तो पॉजिटिव चीज़ भी है, नेगेटिव में जाएं तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी ज़िंदगियों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव में जाएं तो देखें कि जो अब आपकी जब हुकूक की आज़ादी सल्ब कोई कर लेता है ना, तो चाहे वो डिजिटल स्पेस ही क्यों ना हो, हर शहरी का आवाज़ उठाना हक भी बन जाता है। तो उनके शोहर ने जब उनको मना किया तो उन्होंने जाके शिकायत भी कर दी। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप उस तरह से भी कम करें कि आपके घरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ी सी आपने एहतियात बरतनी है। बिल्कुल। आप तो नहीं करते ऐसे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं एक ऐसा ख्वाब जो निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले देखा था। आपको पता है कि कौन थे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अब वो हकीकत का रूप धारने के करीब है। 2025 में अमेरिका के मारूफ तहकीकी इदारे ने एक ऐसा कारनामा आप ये कहें कि उन्होंने अंजाम दिया है जिसने साइंसी दुनिया में हलचल मचा दिया है। कारनामा क्या? उन्होंने 800 वॉट बिजली को बगैर किसी तार के सिर्फ लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए 5.3 मील तकरीबन 8.5 किलोमीटर के फासले तक कामयाबी से मुंतकिल किया। और ये कामयाबी एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब दुनिया तवानाई के नए मौसर और माहौल दोस्त ज़राए के तलाश में सरकर्दा भी है। और इस टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बिजली की तारों से निजात मिल जाएगी, बल्कि मुस्तकबिल में दूर दराज इलाके जैसे हवाई ड्रोन्स को परवाज के दौरान या फिर दूर दराज जो फौजी चौकियाँ होती हैं या फिर तबाहशुदा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनमें भी बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के बिजली फराहम की जा सकेगी। बिल्कुल ऐसी ही। ये टेस्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। एलॉन मस्क की एक गाड़ी का नाम भी टेस्ला है, बल्कि उनकी कंपनी का एक नाम टेस्ला है। तो ये एलॉन मस्क के फादर हैं जिन्होंने आज से कई बरस पहले ये ख्वाब देखा था और अब उस ख्वाब की तकमील भी हो रही है और कहीं ना कहीं पे उनके बेटे भी इस ख्वाब की तकमील कर रहे हैं और वो भी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल करके दुनिया को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी अब हमने बात करनी है
मौसम से रिलेटेड बात करनी, तो मौसम की जो सूरत हाल है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, आज तो खैर थोड़ी सी धूप निकल आई है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में क्या सिचुएशन है मौसम के हवाले से, मौसम कब तक ये तब्दील होता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और मौसम के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी, अच्छा मैं कल यहाँ से निकला तो इस्लामाबाद में बहुत मूसलाधार बारिश थी, और जब मैं पिंडी गया तो वहाँ पे बारिश नहीं थी। सो मानसून का ये सिलसिला जारी है। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौसमियात हैं। जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मानसून का सिलसिला भी जारी है, फिर बारिशें भी हो रही हैं बड़े तवातर से, और शहरियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, स्पेशली सयाहों के लिए जो यहाँ से जाते हैं मरी में या फिर कागान, नारान में और हुंजा में। सो आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, और ये जो बारिशों का सिलसिला है ये थमेगा या इसी तरह जारी रहेगा? जी बिल्कुल, ये बेसिकली 5 से 6 जुलाई से जो है ये मानसून का जो नया स्पेल शुरू हुआ है, स्पेशली पंजाब के इलाकों में और नॉर्दर्न एरियाज और बलूचिस्तान में ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जो है वो हम देख रहे हैं कि जारी है। जिस तरह आपने बताया कि कल इस्लामाबाद के काफ़ी सारे एरियाज में अच्छी बारिश थी, आज सुबह से जो है वो लाहौर के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो काफ़ी तेज़ तूफानी बारिश की अपडेट्स मिली है। और ये जो सिलसिला है, ये जो मानसून का स्पेल है, ये अगले 2 से 3 दिनों तक यानी कि 10 से 11 जुलाई तक जो है वो वक्फे वक्फे से इन तमाम तर इलाकों में जो है वो जारी और सारी रहेगा, और इसकी शिद्दत भी कमोबेश जो है वो तकरीबन इसी तरीके से रहेगी। आज भी पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो बारिशों का इम्कान है, और फिर पेशावर और नॉर्दर्न एरियाज जो हमारे स्पेशली सयाहती मकामात हैं पंजाब के और शुमाली इलाका जाट के, वहां पर भी जो है वो वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ तेज बारिशों के स्पेल रहेगा। अच्छा जवाद साहब, अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अब ये क्लाइमेट चेंज की वजह या फिर कोई और वजह है कि हब्स बहुत ज़्यादा, खैर वो मौसम भी उस तरह का है, मानसून चल रहा है तो हब्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पहले इस तरह से नहीं होता था। अगर बारिश होती थी तो फिर जो घर के अंदर की सिचुएशन थी, ऑफिस की सिचुएशन थी, वो थोड़ी सी नॉर्मल रहती थी, लेकिन अब ये सिलसिला ज़्यादा हो रहा है। ये भी कोई ख़ास इम्पैक्ट कर रहा है मौसम की वजह से? बिल्कुल ये इम्पैक्ट है। बेसिकली आपको पता है कि ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। सेकेंडली, जब ऑन गोइंग मानसून का जो इस तरीके का स्पेल होता है वो जब चल रहा होता है तो विंड डायरेक्शंस जो है वो बाज़ औक़ात डिफरेंट डायरेक्शन से चल रही होती हैं। इस वजह से जो है वो हब्स का जो सिलसिला है, मॉइस्चर का जो सिलसिला है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का जो सिलसिला है, वो अक्सर इलाकों में देखा जाता है। जब ये स्पेल खत्म हो जाएगा 11-12 तारीख तक, तो फिर इसके बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, लेकिन हफ्स में जो है वो कुछ हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि फिर जब विंड सेटल होना शुरू होंगी तो उसमें फिर काफी हद तक फर्क देखेंगे। ठीक हो गया। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरत यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन व हज़रात, हम बात करेंगे मुल्क की मईशत की, जहाँ पे पाकिस्तान में महंगी बिजली और बढ़ते हुए हुकूमती कर्जे आवाम के लिए दो धारी तलवार बनते जा रहे हैं, और आवाम को महंगी बिजली ने झुलसाया, वहीं पे हुकूमती कर्जों का भी बोझ नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है। अगर सनती तरक्की की बात की जाए तो वो सुस्त रवि का शिकार है। सोलर सिस्टम्स की तरफ रुझान काफ़ी आवाम का बढ़ता हुआ जा रहा है, और तवानाई की खपत में कमी जैसे अवामिल इस मुआशी गिरावट की बड़ी अलामात बनकर सामने आ रही हैं, और आज हम मुल्क की मईशत के ऊपर बात करेंगे। एग्जैक्टली इसके अलावा भी और भी कुछ है सूरत हाल इस वक्त, क्योंकि सरकारी अफसरान के हवाले से आ रही हैं कि उन्हें भी एहसास अब डिक्लेयर कराने होंगे। इस पर भी बात करेंगे। आबिद सुलारी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह हसनैन अपने इंट्रो में बात कर रहे थे सोलर सिस्टम्स के हवाले से, तो क्या ये जो घरेलू सार्फिन का सोलर सिस्टम्स की तरफ रुझान है, आपको नहीं लगता हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन रहा था? देखिए, रुझान था क्यों, वो इसलिए कि बिजली जो है वो उसकी अफोर्डेबिलिटी, कन्वेंशनल बिजली जो है वो महंगी होती जा रही थी, और जाहिर है कि सार्फिन जहाँ भी उनको एक सस्ता मुतबादल मिलेगा और रिलायबल मुतबादल मिलेगा उसकी तरफ जाएंगे। और ये सिर्फ सोलर सिस्टम पे नहीं हुआ। हमने देखा कि माजी में जब गाड़ियों को सीएनजी पे कन्वर्ट करना था, या उससे पहले किसी ज़माने में डीजल इंजन पे कन्वर्ट करते थे, तो जब भी तवानाई महंगी होती है तो उसका मुतबादिल जो है सार्फिन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाते हैं। और अब भी गरचे कुछ फार्मूलाज में
चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन सार्फिन को अगर ग्रिड की बिजली जो है वो महंगी लगेगी तो यकीनन वो सोलर पे ही रहेंगे। उसके साथ साथ वो शायद बैटरीज का इजाफा कर लें ताकि उनको ग्रिड से डिपेंडेंसी जो है वो बहुत मिनिमम रह जाए, और उस सूरत में हुकूमती मुश्किलात में ज़रूर इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत को जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस अदा करने हैं, जो प्राइवेट बिजली घर हैं जिनसे बिजली ना खरीदने के पैसे जिनको देने पड़ते हैं, वो शायद बढ़े होंगे। और उसका जो है एक सोल्यूशन, एक तो बड़ा आम फहम सोल्यूशन तो यही जहन में आता है कि जो ग्रिड की बिजली है उसके रेट सस्ते कर दिए जाएं ताकि जो सार्फिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करें और हुकूमत के पास भी रेवेन्यू आए, बजाय इसके कि हम प्राइवेट बिजली घरों को इस चक्कर में पैसे दें कि हम उनसे बिजली नहीं खरीद रहे, हम उनसे बिजली खरीद के उनको पैसे दें। और सार्फिन के लिए भी ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है और आईपीपीस के लिए भी एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। अच्छा सुलैरी साहब, थोड़ा सा मुझे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिएगा कि ये अब क्योंकि बहुत सारे सारिफिन सोलर की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं, सो बाकी मादा अगर 60 से 70% सारिफिन रह चुके हैं तो वो जो टैक्सेस का बर्डन है और वो जो हमने प्राइवेट बिजली घरों को पैसे देने, वो सारा बर्डन उन पर आ चुका है ना, इसी वजह से बिजली महंगी हो रही है। जी बिल्कुल, इसी वजह से महंगी हो रही है। और उसका जैसा कि मैंने कहा कि उसका हल यही है कि बिजली को सस्ता कर दिया जाए ताकि इसकी कंजम्पशन जो है, जो ग्रिड की बिजली है, इसकी कंजम्पशन में इजाफा हो। अगर इसकी कंजम्पशन में इजाफा होगा तो सोलर जो है एक तो उसकी तरफ लोगों को नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा बिजली घर जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो सारी उसकी खपत होगी, बजाय इसके कि इजाफी बिजली उनके पास पैदा करने की सलाहियत हो और उसको पैसे देना पड़ रहे हो। इस वक्त जो 60 से 70% जो हमारे सार्फिन है प्लस जो इंडस्ट्रियल सार्फिन है, असल चीज़ तो इस वक्त जो है घरेलू सार्फिन तो 5 मेगावाट का, 10 मेगावाट का, 20 का सिस्टम लगा के चलें या 1-2 प्लेटें लगा के उनका गुजारा चल रहा है। असल चीज़ तो इंडस्ट्रीज़ है। इंडस्ट्रीज़ को अगर हम बिजली सस्ती करके देना शुरू कर दें ताकि जो हमारी इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस है वो बेहतर हो सके। जाहिर है कि अगर हम इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देंगे तो उसका डायरेक्ट नतीजा जो है वो आपकी जीडीपी में इजाफा भी होगा, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा, और जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो थोड़ा सा इस वक्त हमें इस जो कशमकश से निकलना होगा कि आईएमएफ की इस शराइत के तहत किस तरीके से आईपीपीस को जो है वो टेम किया जाए, मेंटेन किया जाए। और पिछले साल सर्दियों में ये बड़ी सक्सेसफुली किया गया था कि एक ख़ास हद से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली सस्ती कर दी गई थी। अच्छा सुलैरी साहब, मुझे एक चीज़ बताएं कि पहले अगर हम थोड़े से पहले दौर में चले जाएं तो पहले बिजली की जो खपत थी वो ज़्यादा होती थी लेकिन जनरेशन कम थी। अब बिजली की जो खपत है वो हम देख रहे हैं वो कम है, लेकिन जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी अब उनमें भी कमी आई है, वो भी 20% ही इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं या कोई ख़ास वजह और आपको नज़र आती है? इसकी पिछले जो 2 साल थे उसमें तो जाहिर है कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजरा। उसमें एलसीज जो थी, एलसीज खोलने पे कुछ चैलेंजेस थे, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट में चैलेंजेस थे, डॉलर्स जो थे उनकी अवेलेबिलिटी में कुछ चैलेंजेस थे। लेकिन अब तो अल्लाह का फजल है कि उस मुश्किल मरहले से हम गुजर चुके हैं। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में काफ़ी बेहतर हो चुकी है। और मैं अगर थोड़ा सा इसको एनर्जी को कंपेटिटिव कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये साल जो है पाकिस्तान के लिए स्पेशली इंडस्ट्री को रिवाइव करने का साल होगा। हम देख रहे हैं कि बहुत से मुल्कों पे जो ट्रंप इंतज़ामिया ने टैरिफ जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, या उन्होंने 9 जुलाई की डेडलाइन के बाद जो हमारी बहुत सी कंपेटिटिव इकोनॉमीज़ हैं उनको अभी भी भारी टैरिफ का सामना है। पाकिस्तान और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर है और ये उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान को उस तरह के जो पेनलाइज टैरिफ हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हमारी इंडस्ट्री जो है अगर बाकी जो अपने पीयर कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में उनको टैरिफ सस्ता देना पड़े, तो अगर थोड़ी सी एनर्जी जो है वो उनको ज़्यादा दे दी जाए और कंपेटिटिव रेट पे दे दी जाए तो कोई वजह नहीं कि वो वियतनाम या कंबोडिया या श्रीलंका
या बांग्लादेश उसकी एक्सपोर्ट का मुकाबला ना कर पाए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सुलैरी साहब, अगर अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ की बात की जाए तो बजट भी आपके सामने है, फिर कर्जों का हुजम भी बढ़ रहा है, हमें यही बताया जाता है कि हर दफ़ा हम IMF के चुंगल से निकलेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि हम उस डायरेक्शन पे हैं कि जिस डायरेक्शन पे हम IMF से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें हैं? देखिए, IMF जो है वो उस वक्त उसकी ज़रूरत पड़ती है जब आपका जो बैरूनी कर्जों का बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब आपका डॉलर मुल्क में कम आ रहे होते हैं और बाहर ज़्यादा अदा करने होते हैं, बैरूनी अदायगियाँ ज़्यादा करना होती हैं, तो उस वक्त हमें IMF के पास जाना होता है। और मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा 2 प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं, एक प्रोग्राम जो है वो तो हमारा रेगुलर प्रोग्राम था और एक क्लाइमेट चेंज के लिए अभी 1 जुलाई को शुरू हुआ है। इसके बाद भी कम से कम एक प्रोग्राम आपको ज़रूर लेना पड़ेगा आपके इकॉनमी को मुकम्मल तौर पे मुस्तहकम होने के लिए। ठीक हो गया, इसके बाद भी हमें एक प्रोग्राम लेना पड़ेगा। आबिद सुलैरी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच उजानी का साहब के वक्त, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे। मुल्क की सियासत हमेशा से हलचल का शिकार है और आजकल कुछ ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है। कई सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने की अफवाहें हैं और कई पंजाब असम्बली में नाअहली के रेफरेंसेस की गूंज है और कई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की चहमुगैयाँ हो रही हैं। हर तरफ सियासी दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं तमाम तर सियासी पेश रफ्तों पर बात करेंगे जो इस वक्त पेश रफ्त हो रही है मुल्क की सियासत में। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब। ही इज अ सीनियर लीडर पीपल्स पार्टी और फॉर्मर चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने बात की है, पाकिस्तानी जो हमारी सियासत है उसका ये अलमिया है कि सस्पेंस ख़त्म ही नहीं होता। सदर मुमलिकत के हवाले से जो कुछ बातें चल रही हैं, सर कितना आप कंफर्म करेंगे, कितनी ये स्पेकुलेशंस है या फिर कितनी हकीकत है? शुक्रिया। आई डोंट नो ये स्पेकुलेशंस किन क्वार्टर्स से है, हम तो नहीं समझते इस बात में कोई हकीकत है। और इवन गवर्नमेंट क्वार्टर्स ने तो इसको तरदीद की है इसकी। और जो ये जो क्या सराहियाँ कर रहे हैं या इस किस्म की गुफ्तगू सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको आइन और कानून की समझ ही नहीं है। प्रेसिडेंट जरदारी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टोरल कॉलेज 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, और ये सिस्टम नहीं चल सकता प्रेसिडेंट जरदारी के बगैर। बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट नहीं रन कर सकती। मुझे नहीं समझ आती ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की क्या सराहियाँ करते हैं और जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये उन लोगों की ये इख्तरा है और वो ये ऐसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। आप खुद इमेजिन करें जो कौमी असम्बली की कंपोजिशन है उसमें अगर पीपल्स पार्टी को माइनस कर दे तो कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती, कोई गवर्नमेंट बना नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट चल नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये कौन लोग स्पेकुलेट करते हैं या मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बुखारी साहब, एक तरफ तो मेरा ख्याल है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल हमारे पास आ चुका है कि ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। दूसरी तरफ अगर गवर्नर केपी की बात की जाए, फैसल करीम कुंडी की, तो वो कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और अदम एतमाद करेंगे केपी गवर्नमेंट पे, तो उससे भी केपी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज नहीं होगी, मुल्क डिस्टेबलाइज नहीं होगा अगर वो तहरीक आ गई तो। आप फिर देख लें, अगर हम आइन का मुताला करें तो ये तो राइट बनता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के हैं, अगर उनके पास स्ट्रेंथ हैं किसी चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए, ये तो उनका राइट बनता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर वो रीजंस अवेलेबल हैं कि वो चीफ मिनिस्टर या वो प्राइम मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर रहा, आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो फिर ऑब्वियसली ये अपोजिशन बेंचेस का राइट है। इवन ऑन ट्रेजरी बेंचेस पे भी लोग जो हैं वो इसके सुगमा मूव कर सके, ये कोई इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो नहीं होगी। और बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर किसी को रिमूव किया जाए तो उससे डिस्टेबलाइजेशन तो नहीं होती है।
डिस्टेबलाइजेशन होती है जब कोई कोशिश करे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के साथ किसी को रिमूव करने के लिए, एजुटेशनल पॉलिटिक्स के लिए आप एजुटेशंस करें और इस किस्म का एजुटेशन करें कि आपकी ना इकॉनमी चल सके ना आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, तो उसको डिस्टेबलाइजेशन कहते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस डिस्टेबलाइजेशन होती तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ना होती। सही। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ओहदों के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के अलावा भी वफाकी या फिर पंजाब में भी कुछ ओहदे ले सकती है, तो काबीना में शामिल हो रही है? फिलहाल तो नहीं, इस पर कैटेगोरिकली चेयरमैन साहब ने इसको मुस्तरद किया है कि वो तो कोई कैबिनेट स्लॉट नहीं ले रहे, लेकिन ये हमने ज़रूर कहा, हमने बजट में उनको सपोर्ट किया। अगर बजट फेल हो जाता तो गवर्नमेंट चली जाती। तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम इस बजट को सपोर्ट करते हैं, और हमने इंश्योर किया था कि ये सिस्टम चलता रहे, पार्लियामान चलती रहे और ये जमहूरी इदारे चलते रहे, और हम PMLN को सपोर्ट करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ जो है उसमें कमी नहीं आने देंगे जो उनके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं नेशनल असेंबली में। बिल्कुल ऐसी है। बुखारी साहब, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मुल्क की सियासत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि वो 10 मुहर्रम के बाद एक तहरीक चलाएंगे। पहले तो वो तहरीक नहीं चल सकी, कभी वो छोटी ईद की बात कर रहे थे, कभी बड़ी ईद की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो 10 मुहर्रम की भी बात करें। दूसरा, अगर एक्टिविटीज़ भी देखिए तो काफ़ी ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं। सो इस हवाले से गवर्नमेंट क्या सोच रही है, या बीइंग ए कोलिशन पार्टनर तो आप नहीं, लेकिन आपके पास कुछ ओहदे हैं, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ कुछ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात की ऑफ़र तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने भी बजट सेशन में भी की है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल अप्रोच ही नहीं है, उनकी क़यादत की पॉलिटिकल अप्रोच ही नहीं है, और वो डायलॉग पे बिल्कुल। तो अगर वो तहरीक चलाना चाहते हैं तो शौक पूरा कर लें, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की तो फिर हुकूमत उनके साथ उसी अंदाज में उनके साथ डील करेगी। ये एजुटेशन करना, तहरीक चलाना उनका राइट है, लेकिन विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब कुछ ये भी खबरें चल रही हैं कि अडियाला जेल में मुलाकात होगी खान साहब से, नवाज शरीफ की, और ये भी बात की जा सकती है कि जो चौधरी निसार की जो मुलाकातें हो रही हैं उनको वापसी की दावत दे रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई है अडियाला जेल में तो सिर्फ वो चौधरी निसार की बात सुन सकते हैं। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? देखिए, इस पे मौक़िफ़ तो PMLN का आना चाहिए। जी, पीपल्स पार्टी तो रजू नहीं कर रही उसके साथ, पीपल्स पार्टी की क़यादत तो रजू नहीं कर रही। बिल्कुल। तो ये चौधरी निसार जाने, PMLN जाने और नून वाले इसको एक्सप्लेन करें, मैं व्हाई शुड आई इंटरफेयर। लेकिन बुखारी साहब, क्या आप समझते नहीं है कि पीपल्स पार्टी, हमने अक्सर देखा है 2008 से लेके आज की तारीख की बात की जाए, स्पेशली जब से जरदारी साहब आए, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा से रिकंसिलिएशन की बात की है, मफामत की बात की है। हाँ। तो कि यहाँ पे आप नून लीग को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि खान साहब से भी मफामत कर ली जाए, मुल्क में जो इस वक्त अफरा तफरी है वो भी खत्म हो जाएगी? बात नून को समझाने की नहीं है, बात खान को समझने की है कि खान इस बात को समझे कि डायलॉग के जरिए इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि सर, मैं थोड़ी सी उसी बात की तरफ जाऊंगी। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई हुई है उस पर आपने बात तो की है, लेकिन एक तरफ गवर्नर KP के तो कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी, अमीर मकाम ने भी कहा ना कि सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता है। तो ये भी KP गवर्नमेंट के हवाले से ही बात की जा रही है, और जिस तरह से वज़ीर-ए-आला का हम देख रहे हैं कि अभी वो अग्रेशन में चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो खतरा हो सकता है वहां पर? ऑब्वियसली देखिए जी, ये इट्स ए नंबर गेम। जिसके पास रिक्वायर्ड नंबर होगा हुकूमत बनाने का वो हुकूमत बनाएगा जी, और जिसके पास नंबर्स होंगे, किसी को फारिग करना है वो फारिग कर देगा। लेकिन ये एक आईनी तरीका है, इस पे तो क्या डिबेट और क्या डिस्कशन। जब उनके पास सिंपल मेजॉरिटी प्रोविंशियल असेंबली की आ गई तो वो उनका राइट बनता है उसको रिमूव कर ले। बिल्कुल ऐसी है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शादी, थैंक यू जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे मुल्तान की, मुल्तान पुलिस के शेर दिल सब इंस्पेक्टर की, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी मैदान में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। सब इंस्पेक्टर फुरकान खान पहलवान, जो ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर हैं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर भी हैं। उन्होंने अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड पुलिस गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 2 कांसे के तमगे अपने नाम किए। फुरकान ने 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल और 130 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग में अमेरिका और मंगोलिया के पहलवानों को शिकस्त देकर ये एजाज अपने नाम किया। जी हाँ, और फुरकान साहब ने ज्वाइन भी कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद भी हो, और हमें बताएं कि व्हेन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हाट इंस्पायर्ड यू, और अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से ये इंटरनेशनल रेसलर तक आप पहुंचे, क्या सफर था आपका? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी, ABN न्यूज़, थैंक यू जी फॉर गिविंग मी अ चांस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बचपन से पहलवानी कर रहा हूँ और इस खेल के साथ बचपन से मैं मुंसलिक हूँ, और नॉट ओनली इन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, एशिया और वर्ल्ड में भी 50 से ज़्यादा मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान को मैं मेडल्स दे चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में मैंने पाकिस्तान को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा फुरकान, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद भी हो, और दूसरा ये बताइएगा कि जब आप ने पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो उससे पहले से आप रेसलिंग कर रहे थे, या फिर ये आपको पुलिस फोर्स के बाद ही शौक डेवलप हुआ और उसके बाद आपको वक्त मिलता गया और आपने अपनी गेम को एनहेंस किया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहलवानी जो है वो मैं बचपन से कर रहा हूँ। मतलब वो पुलिस फोर्स तो हमने 16 में ज्वाइन की पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करके, लेकिन पहलवानी वाला जो पैशन था वो तो मेरा बचपन से चल रहा है, और उस कंपटीशंस वो मेरे महकमे से पहले के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा फुरकान साहब, ये भी बताएं कि मोटिवेट आप किस तरह से होते हैं? जाहिर है बहुत सी चीजें जिंदगी में, बहुत से पहलू अप्स एंड डाउन आते हैं। हाँ, तो लोग अक्सर ये भी कह देते हैं ना, नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है, नहीं करो। तो आप किस तरह से मोटिवेट हुए और यहाँ तक आए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रेसलिंग जो है वो मेरा पैशन है। मतलब मैंने कुछ चीजें हैं मैंने जिनको मतलब मैंने अपनी उसमें स्केड्यूल में रखा हुआ है, जैसे कि रेसलिंग जो है वो मेरा पैशन है, स्टडी जो है वो मेरी हॉबी है, पुलिस जो है वो मैं मतलब एक किस्म का मुझे एनर्जी देती है। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो साथ साथ मैं चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इन सारों को साथ कंटिन्यू करते हुए जहां जहां जब मौका मिला है, पुलिस में, पाकिस्तान को स्पोर्ट्स में, जहां पे भी मौका मिला है, तो पाकिस्तान का जो सब्ज हिलाली परचम है उसको उठाने से या उसको लहराने से कभी भी दरेग नहीं किया, इसको हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा फुरकान, हमें थोड़ा सा वर्ल्ड पुलिस गेम्स के हवाले से भी बताइएगा कि ये कहाँ होती हैं, या फिर पूरी दुनिया में इनका वो फैलाव होता है, कभी एक मुल्क में होती है, कभी दूसरे मुल्क में होती हैं, और किस तरह से आप इनमें अप्लाई करते हैं और क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ा? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जैसे कि नाम से ही मुंसलिक है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जितनी भी दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फायर फाइटर्स हैं, वो लोग इस गेम्स में शमूलियत करते हैं, और उसमें पूरी दुनिया के लोग इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। हर कंट्री से इसकी सिलेक्शन होती है, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जाके स्क्रूटनी होती है, और फिर जाके आपकी बारी आती है, फिर उसके बाद वीजा प्रोसेस, मींस आपको ये 6 महीने साल लग जाते हैं ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कराते कराते, फिर जाके आप कहीं जाके इसमें compete करते हैं। सही। फुरकान साहब, आप इंस्पेक्टर भी हैं, आप रेसलर भी हैं, बहुत कुछ हैं। मुझे ये बताएं कि डाइट और फिटनेस आपकी इस सब में कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या फिटनेस होती है आपकी और क्या डाइट होती है? जो इसमें फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो रेसलिंग इज अ लाइफस्टाइल। इसमें ऐसे है कि हमारा रात को हम 2 बजे जब तमाम लोग सो जाते हैं तो हम लोग उठ जाते हैं। 2 बजे उठ के हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। पहला जो हमारा सेशन होता है वो लेग्स का होता है। उसमें हम बैठ के कहते हैं, जिनको आप थाइस की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम उनको बैठकें कहते हैं, और वो बैठकें लगाते हैं। वो कम से कम 2 से 3 हजार होती हैं। तो ये कहना आसान है, 2 से 3 हजार आपने सिटअप्स लगानी है, 2 से 3 हजार तो पता चल जाता है। फिर उसके बाद रनिंग होती है 1 घंटे की, फिर उसके बाद फजर का टाइम हो जाता है, फिर फजर की नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद हम फिर बाजुओं की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। फिर उसी तरह बाजू के पुशअप्स हम लगाते हैं, वो 2500 से 3000 पुशअप्स होते हैं। फिर उसके बाद बादाम बनाते हैं। मतलब ये एक सुबह का एक ये साइकिल बता रहा हूँ कि ये सुबह का ट्रेनिंग सेशन है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली रेस्ट करते हैं, फिर प्रोटीन डाइट लेते हैं, फिर शाम में दोबारा ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमारी
जोर होते हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ compete करते हैं, struggle करते हैं, wrestling करते हैं मड के अंदर, फिर मैट के ऊपर, मतलब 3 से 4 घंटे का शाम का सेशन हो जाता है, 3 से 4 घंटे का सुबह का सेशन हो जाता है। ये टोटल 8 आवर्स का सेशन होता है। ये आपको करना होता है कि एक आपको इंटरनेशनल मुकाबले में compete करने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए ये है कि आपको 8 आवर्स की ट्रेनिंग करनी ही करनी है। अच्छा, ये फुरकान साहब मुझे ये बताइएगा कि रात 2 बजे का जो आपने जिक्र किया, तो ये डेली की आपकी ट्रेनिंग होती है, और रात को क्यों? रात को 2 बजे कुछ स्पेसिफिक चीज है जो आपको 2 बजे मिल सकती है, उसके बाद नहीं मिलती? उसमें ये है कि जब आप दिन में निकलते हैं, दिन में सूरज निकल आ जाता है। अब जिस तरह से हम मुल्तान से बिलोंग करते हैं, मुल्तान का वेदर बहुत हॉट रहता है, मतलब वो इतना हॉट होता है कि आप उसके अंदर कंटिन्यूसली 3 to 4 आवर्स का वर्कआउट नहीं कर सकते। तो ये जो टाइम है, ये पैसेज इसलिए चूज किया जाता है कि रात का जो पहर है वो एक तो उसमें कहते हैं कि जब आप रात को उठ के अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह मियां आपके बड़े करीब होता है। तो व्हेन यू आर डूइंग सम वर्कआउट, आप मेहनत कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो मौसम ठंडा होता है, उस टाइम दुनिया की जो शोर व गुल होता है वो भी खत्म हो चुका होता है। तो मतलब आप फोकस्ड होके आप ट्रेनिंग करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, और बस वो मतलब हम एक एक सिटअप पे, एक एक पुशअप के ऊपर मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, अल्लाहू अल्लाहू, मतलब लाइक दिस। सो इट्स लाइक एन इबादत एज वेल एज ट्रेनिंग। तो ये दोनों चीजें हैं। चले सही, थैंक यू सो मच। फुरकान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इंटरनेशनल रेसलर हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रहे हैं, इसी तरह से आप जैसे लोगों से ही इंस्पिरेशन मिलती है नौजवान नस्ल को भी, जो एथलीट्स में आना चाहते हैं या फिर आगे आना चाहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। एक वक्त था जब दिल का दौरा सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को पड़ता था, उसकी बीमारी समझा जाता था, मगर अब ये नौजवानों को भी अपना निशाना बना रहा है। एक तहकीक के मुताबिक हर चौथा हार्ट अटैक जो मर्ज है वो 40 साल से कम उम्र के नौजवानों को होता है, और नौजवानों में हार्ट अटैक की वजूहात, अलामात और फौरी रेस्क्यू कैसे किया जा सकता है, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या अलामात हैं जो कि ख़तरे की घंटी होती हैं, और इमरजेंसी में हमें क्या कदम फौरी तौर पर उठाना चाहिए, क्योंकि एक लम्हे की समझदारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और आज की हम इस प्रोग्राम में यही जानेंगे। प्रैक्टिकल आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर राजा मेहदी साहब। थैंक यू सो मच फॉर सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी हम देख रहे हैं जो रीसेंट वाक़यात हुए हैं, कभी कोई टीचर पढ़ाते हुए उनका हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर कभी कोई खिलाड़ी खेलते हुए गिर जाता है, कभी कोई एक्टर गिर जाती है, तो ये हम इसको हार्ट अटैक कहेंगे या फिर सडन कार्डियक अरेस्ट कहेंगे? इन दोनों का डिफरेंस बताइएगा, और फिर बताइएगा कि इसको फौरी तौर पर बचाने की क्या अलामात है। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है, और आए दिन हम देख रहे होते हैं कि हादसात हो रहे हैं, यंग लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमें CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, वो टेक्निक, वो ड्रिल आए, तो हम ये अपने मरीज़ को बड़ा इजीली बचा सकते हैं। अभी आपने बात की हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दो ज़रा डिफरेंट, इसकी ज़रा डिफरेंस समझना ज़रूरी है। हार्ट अटैक बेसिकली एक बीमारी है, उसमें क्या होता है कि सीने में शदीद दर्द होता है। अच्छा, दर्द होता है, और इतना शदीद दर्द होता है कि इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई हाथी आपके सीने के ऊपर चढ़ा हुआ है, या बहुत ज़्यादा बोझ महसूस हो रहा है, और दर्द इस तरह हो रहा होता है जिस तरह कोई चाकू से, छुरी से काट रहा है आपको, इतना दर्द। और ये दर्द सिर्फ वो जिसको हो रहा होता है वही आपको बता सकते हैं। ये दर्द बाज़ों का इधर से ये लेफ्ट बाजू में, राइट में फैल जाता है, या नीचे पेट की तरफ चला जाता है, या ऊपर गर्दन जबड़े की तरफ भी जा सकता है। अच्छा। और साथ मरीज़ को बेतहाशा पसीने आ रहे होते हैं, वो कहते हैं प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बाद औक़ात लोगों को वॉमिटिंग, नोज़िया, पैल्पिटेशन, घबराहट, इस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं। ये होता है हार्ट अटैक, और ये एक लाइफ सेविंग वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसमें भी सबसे अगर किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ जाए तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये डिस्प्रीन की गोली है, ये हर घर में होनी चाहिए। ठीक है। इसको पूरी सालम गोली 300 मिलीग्राम वाली मुंह के अंदर चबा के खा जाए। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 होती है एक क्लोपिडोग्रल साल्ट है,
جس میں پلیوکس یا لو پلیٹ یا نو کلاٹ کے نام سے آتی ہیں، وہ 4 گولیاں اکٹھی کھانی پڑتی ہیں، یہ خون کو تاکہ جمنے نہیں دیتی. ڈسپرین کے ساتھ ہی ڈسپرین پہلے کھا لینی ہے، پھر ساتھ کلوپیڈوگرل کی 75 ملی گرام 4 گولیاں کھانی ہیں، پھر ساتھ یہ ایک اینجیسڈ ہوتی ہے، یہ زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ زبان کے نیچے رکھیں، اس سے درد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. ایک گولی سے آرام نہ آئے تو 10-15 منٹ کے بعد ایک اور بھی رکھ سکتے ہیں، پھر ایک اور بھی، 3 گولیاں آپ رکھ سکتے ہیں. پھر چوتھے نمبر پہ ایک چیز یہ ہوتے ہیں ٹرائی کارڈن کیپسول ہوتے ہیں، یہ 2 کیپسول کھول کے نا منہ میں رکھ کے اس کو چبا کے کھا جائیں. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ کو آرام نہیں آتا، ہر 5-10 منٹ کے بعد 2 کیپسول کھول کے، اس کے اندر پیلٹس ہوتے ہیں، آپ جب تک ہاسپٹل نہیں پہنچتے یہ کھاتے رہیں. یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو درد سے، انجائنا سے اور مزید جو بلڈ کلوٹ سے یہ بچا کے رکھتے ہیں سارا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ہو گیا ہارٹ اٹیک. ٹھیک ہے، ہارٹ اٹیک کی کمپلیکیشن ہوتی ہے کارڈیک اریسٹ. کارڈیک اریسٹ کا مطلب ہے کہ جب کسی پیشنٹ کا جو دل اور پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ جائیں. اچھا دونوں کا کارڈیک، مطلب اس کا مطلب ہے کہ پھیپھڑے اور دل کام کرنا چھوڑ جائیں تو یعنی ایک قسم کا بندہ وہ مردہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کارڈیک اریسٹ. یہ عام طور پہ ہارٹ اٹیک کی کمپلیکیشن ہوتی ہے، یا کئی دفعہ لوگوں کو الیکٹرک شوق لگتا ہے، بجلی کا جھٹکا لگے، یا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس دیکھیں، یا کئی دفعہ یہ کوئی گلے میں کوئی چیز پھنس جائے، یا سوئمنگ کے بعد لوگ اس طرح ہوتا ہے، مطلب اس میں یہ کارڈیک اریسٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ مطلب وہ ہے. تو کارڈیک اریسٹ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا CPR، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، جو میں ابھی آپ کو تھوڑا سی دیر کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح. اس میں کیا ہے کہ نہ آپ کو کوئی میڈیکل ہونا ضروری ہے، نہ ڈاکٹر ہونا، نہ پیرامیڈیکل، صرف آپ کی یہ 2 ہاتھوں کی ڈرل ہے. اگر آپ کو CPR پراپر آتا ہے، صحیح آتا ہے، تو آپ اپنے اس بندے کو جو کارڈیک اریسٹ میں آپ کے سامنے مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اس کو آپ بڑا ایزیلی بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. صحیح. اور وہ مطلب جس کو درد ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جس کو درد نہیں ہے، جس کا دل بند ہو گیا، پھیپھڑے بند ہو گئے، تو وہ آپ سمجھیے کہ کارڈیک اریسٹ ہے. دیکھیں اگر وہ سانس نہیں لے رہا تب بھی آپ اس کو بچا سکتے ہیں، مطلب فوراً جی بالکل وہ دیکھیں نا، اس میں سانس لینے بند ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی بند ہو جاتی ہے. اگر مریض کو مانیٹر لگایا جائے تو اس کے اوپر بالکل اسٹریٹ لائن آ جائے، دل کی ایکٹیویٹی نہیں شو ہو رہی ہوتی، اور سانس لینے میں بھی سانس بھی نہیں لے رہا ہوتا. تو اس کا پہچان کی کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنا یا تو مریض کو آپ کال کر کے دیکھیں کہ جھٹکا دے کے اس کو دیکھیں آتے کہ بھائی آپ کیا حال ہے آپ کا، یہ نام لے کے پکاریں اس کو. یا دوسرا یہ کہ آپ اس کی یہ جو شہرک پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں گے، کیروٹیڈ آرٹری کہتے ہیں، یا یہ ریڈیل آرٹری پہ ہاتھ رکھیں گے، ظاہر آپ کو فیل نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ ہی از نو مور. ہاں، لیکن وہ کارڈیک اریسٹ میں گیا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم بچا سکتے ہیں اپنے پراپر CPR اگر آپ کو آتا ہے، یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. تو یہ اس کی ڈرل ہمیں آپ بتائیں نا. جی، اس CPR کا دیکھیں، C از فار کارڈیو، یعنی کارڈیو دل سے ریلیٹڈ ہے، اور P فار پلمونری یعنی لنگس کے ریلیٹڈ ہے، اور R کہتے ہیں ریسسیٹیشن، یعنی اس کو بحال کرنا، اس عمل کو کس طرح سے اس کو ری انسٹیٹ کرنا. یہ کارڈیو پلمونری یعنی دل اور جو پھیپھڑوں کا رابطہ جو ہے اس کو بحال کرنے کے عمل کو کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن یا CPR کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اگر فرض کریں یہ ایک بندہ کارڈیک اریسٹ میں گیا آپ کا، ٹھیک ہے نا، تو کارڈیک ہم یہ سمجھیں مردہ پڑا ہوا ہے، اور یہ یقین سب سے پہلے بتاؤں کہ کارڈیک یہ CPR ہم کیوں کرتے ہیں. اچھا. مقصد یہ دیکھیں، جب کارڈیک اریسٹ میں چلا گیا ہے تو ظاہر ہے اس میں ان کو باڈی کے ہر آرگن کو، بلکہ ہر خلیے کو، سیلز کو آکسیجن چاہیے، بلڈ چاہیے، نیوٹریشن چاہیے فار پراپر فنکشننگ. جب بندہ کارڈیک اریسٹ میں چلا جاتا ہے، ظاہر اس میں نہ تو آکسیجن مل رہی ہے، نہ اس کو بلڈ مل رہا ہے، تو ہارٹ اور لنگز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر 4 سے 6 منٹ تک برین کو آکسیجن نہ ملے تو برین ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جاتا ہے. 4 سے 6 منٹ تک اگر آکسیجن نہ ملے تو باقی جتنے بھی آرگنز ہیں وہ پھر بھی سروائیو کسی حد تک کر جاتے ہیں. لیکن اسی لیے CPR ضروری ہے کہ برین ڈیتھ سے بچنے کے لیے
کہ آپ کو ود ان 3 to 4 منٹس آپ نے CPR شروع کرنا ہے فوراً. جیسے ہی آپ کو پتہ چلے یہ بندہ کارڈیک اریسٹ میں مردہ پڑا ہوا آپ نے شروع کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر لیٹ کر دیں گے, یعنی دنیا کی فاسٹسٹ اگر ایمرجنسی بھی دیکھیں نا کسی بھی US یا UK وغیرہ میں 8 سے 10 منٹ پھر بھی آپ کے لگ جاتے ہیں. آپ کال کریں گے بالکل. تو ظاہر ہے 10 منٹ کے بعد اگر ایمبولینس آتی ہے تو اس دوران وہ برین ڈیتھ ہو چکی ہوگی. تو اگر آپ کو CPR آتا ہے تو آپ اس دوران اپنے مریض کو بچا سکتے ہیں. ویری گڈ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر لیٹ کر دیں گے تو بندہ اگر بچ بھی جاتا ہے بعد میں تو وہ ہمیشہ کے لیے Brain اس کا ڈس ایبلڈ برین ڈیتھ ہو جائے گی اس کی, اور وہ ڈس ایبلڈ ہو جائے گا. ساری زندگی وہ بیچارہ بیڈ پہ ہوگا, دوسروں کا محتاج رہے گا. مطلب وینٹیلیٹر پہ ہوگا. بالکل. دوسرے وینٹیلیٹر پہ اگر نہیں بھی بچ بھی گیا ہے تو اٹھ نہیں سکے گا, سنگل برین سے نہیں بالکل وہ ملے. بیڈ کے اوپر ہوگا, ڈس ایبلڈ ہو جائے گا ساری زندگی بیچارہ. اس کو وہ کہتے ہیں وہ کوما پہ چلا گیا یا وہ کوما dead is میں different؟ مطلب جس کو پیرالسس کہہ لیں ہو گیا, ہاں، فالج ٹھیک ہو ہے. گیا اس کو, یا ٹھیک، کوئی ٹھیک. اس کو. تو CPR میں بھی آپ کو بتاتا جی، ہوں کہ اس میں بسم آپ کی یہ 2 ہاتھوں کی مدد سے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے آواز دے کے علی پوچھنا ہے کہ ہاؤ آر یو, وہ آواز نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر آپ نے یہ اس پہ کیروٹیڈ آرٹری جو ہے نا اس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہے, یہ شہ رگ جو ہوتی ہے آپ کو فیل نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کارڈیک اریسٹ میں جا چکا ہے. اس کو ہم نے CPR کر کے بچانا ہے اپنا. C کا مطلب یاد رکھیں کہ CAB آپ نے یاد رکھنا ہے. CAB کیب. C فار کمپریشنز, A فار ایئر وے کلیئرنگ اینڈ B فار بریدنگ. ٹھیک ہے. کمپریشن کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جس طرح مردہ ہے نا, یہ مٹھی یوں بنا لینی آپ نے یوں. تو یہ مریض کا سینہ ہے. اس کے سینے کے جو نچلا حصہ ہے نا, اگر چیسٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ, نچلے حصے پہ آپ نے یہ سب سے پہلے یوں مکہ مارنا ہے آپ نے. مکہ مار کے تو C پہ شروع کر دینا ہے عمل. ہم نے کمپریشنز آپ نے یہ یوں رکھنی ہے کہ یہ آپ کا جو ہتھیلی جو ہے نا چیسٹ کے نچلے حصے میں یوں پھیلا کے رکھنے ہیں آپ نے یہ, اور اس کے اندر یہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں آپ نے یوں ڈال لینی ہے اس میں. اور یہ جو آپ کی یہ آرمز ہے بالکل یوں سٹریٹ ہونے چاہیے, یوں سٹریٹ ہو, اور یہ اس کے بالکل پیرالل ہو, یہ جو باڈی کے سینٹر میں ہو. یہ دیکھیں بالکل سینٹر میں ہو, سینٹر میں, ٹھیک ہے, دل والی سائڈ پہ نہ ہو. جی بالکل. یہ دیکھیں نا باڈی کے سینٹر میں یوں ہو, اور یہ آپ کی یہ ساری آرم سٹریٹ ہونے چاہیے. اور اس کو آپ نے یوں نیچے پریس کرنا ہے 30 ٹائمز, یعنی 1 منٹ میں یہ 100 ٹائمز ہم اس کو یہ کمپریشنز دیتے ہیں. لیکن 30x2 یہ فارمولہ ہے ہمارا. 30 دفعہ یہ کریں گے اور 2 دفعہ اس کو بریدنگ دیں گے. یعنی ساتھ کاؤنٹ بھی کرنا ہے آپ نے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 کر کے یہ کمپریشن ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ایئر وے, اے جو ہے, اے کا مطلب ہے کہ پلیس یور لیفٹ ہینڈ آن دا فور ہیڈ, اس کے مریض کے ماتھے پہ رکھنا ہے, اور یہ نتھنے بند کر دینے ساتھ آپ نے. دوسرے ہاتھ سے مریض کی جو ٹھوڑی ہے اس کو اوپر کر دینا ہے. بس یہ اس کا مطلب ہوگا کہ زبان جو ہے سانس والی نالی کے آگے سے ہٹ جائے گی. ٹھیک, یہ ایئر وے کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. سی ہو گیا. بند کرنا ہے, یہ ناک بند رکھنا ہے, ناک بند رکھنا ہے آپ نے, اور ہاتھ یہ یوں رکھنا ہے, اور مریض کی تھوڑی جو ہے یوں اوپر کر دینی ہے. پہلا C تھا, دوسرا A ہے, تیسرا ہے بریدنگ. B فار بریدنگ. بریدنگ مطلب ہے ڈائریکٹ ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ. ہاں, ہاتھ آپ نے یوں ہی رکھنا ہے. اس میں 2 دفعہ آپ نے مطلب مریض کے منہ کے اندر آپ نے زور سے سانس دینی ہے, سانس ڈالنا ہے. مطلب پہلے خود لمبا سانس لینا ہے, ناک بند کر کے. اچھا, ناک بند کر کے کرنا ہے. یہ 2 دفعہ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ مریض ظاہر سانس نہیں لے رہا ہوگا. اپنا کان جو ہے مریض کے کان, ناک اور منہ کے قریب رکھیں گے محسوس کرنے کے لیے کہ مریض کے سانس لے رہا ہے. اگر سانس لے رہا ہوگا تو مریض کا جو اوبویسلی پیٹ کا جو ہے وہ اوپر, مطلب وہ اوپر کی طرف وہ موو کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ کنٹینیو رکھنا ہے. یہ اچھا کمپریشن یعنی CAB آپ نے یاد رکھنا ہے. کمپریشن 30 دفعہ یہ ہونا ہے, 2 دفعہ 30 دفعہ یہ کرنا ہے, 2 دفعہ یہ کنٹینیو کرنا ہے. ہاں, دوسرا یہ کہ اگر بندہ تھک جاتا ہے, فرض کرو ایک بندہ, تو 2 بندے بھی کر سکتے ہیں. ایک بندہ اگر فرض کرو کمپریشن دے رہا ہے تو آپ ساتھ آ کے تو وہ جو ہاتھ رکھ کے تو آپ اس میں
ब्लो करें आप, ब्रीदिंग आप देते अच्छा। रहें। और देखिए ये कितने मिनट ये ये हम- कंटिन्यू रहना है जब तक मरीज होश में नहीं आ जाता। आम तौर पे अगर फ़ौरन करें मरीज होश में आ जाता है, लेकिन अगर डिले है तो आप करते रहें जब तक आप हॉस्पिटल होश में नहीं आ पहुंचे, जाता। जब तक मरीज हो। इस द मीन टाइम जो आप साथ कोलीग है उसको के फ़ौरन भाई एम्बुलेंस को कॉल कर ले 1115 पे या 1122 पे, उस पर कॉल करके एम्बुलेंस जितनी देर में आती है उस वक्त तक आपने ये प्रोसेस करते रहना है, इसको रोकना नहीं आप। और ये जो कंप्रेशन की जो प्लेस आपने रखी है ये पेट के नहीं, दरमियान नहीं, सीना ये यहाँ chest पे। है ना अपना, ना ये देखना। यहाँ पे ये जो जी, गैप होता है नहीं गैप नहीं, ये देखें ना चेस्ट आपका यहाँ फर्ज पे। करें ये आपका यहाँ पे अगर हाथ रख रहे हैं यहाँ से लेके ना तो ये आपकी यहाँ तक ये चेस्ट है आपकी। ठीक तो है। चेस्ट को दो हिस्सों में अगर डिवाइड करें निचले से, ठीक है, Chest। निचले हिस्से ठीक है, ठीक हो गया। सही। डॉक्टर साहब ये आपका अब क्योंकि आप सारी चीजें बता रहे हैं तो साथ साथ उतर गया तो मैं खुद लगा देता हूँ सर। अब ऑडियो वाले को मैंने क्या तकलीफ देनी, सही। थोड़ा सा ऊपर भी कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। सही। और ये कंप्रेशन आपने कंटिन्यूस करना है जब तक मरीज को होश नहीं आ मरीज को जाता। जब तक हो यानी CAB आपने कह भी याद याद रखना रखना, है। C फॉर कंप्रेशन 30 कंप्रेशन 30x2 यानी 2 टाइम्स ब्रीदिंग देनी है और 30 ये कंटिन्यू लगा करते रहना है आपने और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं डॉक्टर है। साहब आज ये हमने प्रोसेस आपसे सीखा है बिल्कुल। क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा था कि जो हम पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते थे और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान इसको शेयर भी करेगा ताकि सबको पता चल सके। नौजवानों में जो अलामात होती हैं क्यों ज़्यादा हो रही हैं, क्यों ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं कार्डियक अरेस्ट की वजह से या फिर हार्ट अटैक की वजह से, वो इंशाल्लाह एक सेशन और रखेंगे उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजा मेहदी हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अभी हम कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे थे लेकिन अब हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में एक चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, अपनी सेहत। अक्सर हम कहते हैं कि अभी तो उम्र बाकी है, लेकिन सच ये है कि सही खाने की आदत और फिटनेस का ख्याल उम्र नहीं बल्कि शऊर का मामला है। एक सेहतमंद ग़ज़ा सिर्फ वज़न कम करने या फिर जिस्म बनाने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतरीन, खुशहाल और लंबी ज़िंदगी के लिए बुनियाद रखती है। सेहत का सबसे सादा, सस्ता और मुअस्सर राज ये है वो है वर्जिश। रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट की एक्टिविटी आपको ना सिर्फ बीमारियों से बचा सकती है बल्कि ज़हनी सुकून और लंबी ज़िंदगी भी दे सकती है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद फैसल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया इन स्टूडियो। आप फिटनेस ट्रेनर हैं, सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो अगर मैं एक आम इंसान की बात करूं उसको कितने घंटे एक दिन में वर्जिश करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और यस एग्जैक्टली, तो एक्सरसाइज बेसिकली खाने का हक है। जो हम खाना खाते हैं ना तो बेसिकली उसका हक है कि आपने जो खाया तो अल्टीमेटली उसका आपने हक अदा करना है। तो एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट कि आप उसको 2 घंटे या 3 घंटे, बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स अबाउट टू मेक अ रूटीन। आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी हफ्ते में कर सकते हैं। सही। जी जी जी। और इसमें हम जो फैसल भाई आज बात कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने घर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि घर में इजीली हो सकती है? देख, अगर हम बेसिक कोर्स की बात करें तो बेसिक कोर्स जो है ना वो बहुत अच्छा है। बेसिकली बेसिक कोर्स वो है जो हज़ारों साल पहले आया। अच्छा। आई मीन जो जिम फ्लोर और ये फिटनेस स्टूडियोज और ये सब कुछ है, ये तो बहुत लेट ये है। तो फिर अभी आया है ना। आई मीन मे बी हार्डली 100 ईयर बिफोर। जी जी। तो उसमें ये है कि जो पहलवान करते थे हज़ारों साल पहले वो बेसिक कोर्सेज थे। तो बेसिक कोर्सेज बेसिकली जो है ना वो आपको अपनी बॉडी को खुद ही एलिवेट करना है बेसिकली। तो एलिवेट अगर आप अपने आप को कर सकते हैं दैट मीन कि यू विल कम ऑन योर BMI। BMI मीन्स कि आपका एक आइडियल हाइट है, उसके Body mass मुताबिक index। आपका हाँ जी कितना आइडियल वेट होना चाहिए, तो वो खुद ही आपको ले आएगा। किसी का बिलो है तो वो ऊपर आ जाएगा, किसी को डाउन जाना है, रिडक्शन करनी है तो वो नीचे आ जाएगा। इफ यू फॉलो द बेसिक कोर्स, आई मीन वी कैन टॉक अबाउट द ABC ऑफ फिटनेस, जिसमें बेसिक कोर्स है। और बेसिक कोर्स बेसिकली देयर आर 5, 6, 7 एक्सरसाइजेस वो कौन कौन सी हैं? जो हम कर लें घर के अंदर। आई मीन आई कैन इवन डेमोन्स्ट्रेट टू माई, बिकॉज आपको पता है कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को Exactly. सोसाइटी में। वी आर रनिंग द कैंपेन अबाउट फिटनेस के लोग इस चीज़ को जाने।
and they should be positive. Because exercise आपको positive भी करती है ना. सही. और सिर्फ वॉक करना जरूरी नहीं है, मतलब वॉक तो आपने करनी है लेकिन सिर्फ वो इनफ नहीं है जी. वॉक तो वैसे भी हम करते हैं ना. आजकल तो एक ऐप भी आई हुई है, लोग दे काउंट देयर स्टेप्स. बिल्कुल. हाँ, तो वो आई मीन दे कंसीडर कि ये एक वर्कआउट है मेरा, तो वो चलते हैं फिरते हैं अपनी सोशल लाइफ में ना, तो वो कर रहे हैं. तो 6 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज है, अगर आप मेरी चीज़ों को लिख लें, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल में उनके लिए फ़ायदेमंद होगा. लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें वो ये हैं कि आपने बेशक हफ्ते में 2 दिन करनी है, बिल्कुल, लेकिन उसमें टाइम जो आप फिक्स करेंगे उस पे ही करनी है. सही, ठीक हो गया. Either you go in the morning or in the evening. सही हो गया. जो भी आपने टाइम फिक्स करना है आपने करना है. टाइम उसी में. इट विल टेक 30 मिनट्स मैक्सिमम. 30 मिनट से ज़्यादा वो नहीं है. तो उसमें पहली एक्सरसाइज है लंजेस. आप सबसे पहले इसकी पैटर्न है वो ये है कि सबसे पहले वार्म अप करें. आप वार्म अप में आप यू कैन डू 1.5 मिनट्स जंपिंग जैक्स, या कोई लाइट सी तेज जॉगिंग कर लें, ऐसे रूम में ही करें ना आप. आई मीन यू वोंट नीड एनी जिम. ठीक है. यू नीड योर फ्लोर. सही. हर जगह पे कारपेट, मैट, ये चीजें घरों में अवेलेबल है. सही. तो पीपल कैन डू इट. तो ये नहीं करे ना, तो ये सही नहीं है ना. सही. ठीक है. तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हम इसमें, बिकॉज एक्सरसाइज से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं ना, फिटनेस एंड साइंस. ठीक. तो इसके अलावा सर कौन से स्टेप्स हैं? हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है. लंजेस में हम आएंगे. लंजेस में आपको सबसे पहले लंजेस करनी है. आप सब लिख लें. लंजेस में बेसिकली आपका ग्लूटन, जिसको हम आम जबान में हिप्स कहते हैं, ग्लूटन मैक्सिमम्स, और आपका जो हैमस्ट्रिंग्स, सही, और आपका क्वाड्स. सही. ये 3-4 मसल्स उसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है. अब इफ आई कैन डेमोन्स्ट्रेट, अगर आपको भी सीखनी है और सबको जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं आई कैन डेमोन्स्ट्रेट लंजेस कैसे करनी है. आप बता रहे हैं, एवरीवन नीड दैट. ओके, शुड आई डेमोन्स्ट्रेट? बताऊं खड़े होके? हाँ, आप खड़े होके बता सकते हैं. खड़े होके बता सकते हैं आप, लेकिन माइक का इशू. हाँ, वो माइक आपको उतार. चलिए इसमें ये करते हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेट अलग से. अब यस, डेमोन्स्ट्रेशन. आप एक काम करें, यूट्यूब, गूगल्स, एवरीवेयर, हर चीज जगह पे. सही. ठीक है. आप कहीं से ब्राउज करें, लंजेस लिखें, आपको एक्शन नजर आ जाएगा. सही. फर्स्ट है लंजेस. ठीक है. आप सबने लंजेस करने. रूटीन क्या रखनी है? 20 सेकेंड. ठीक है. पहले दिन आप 20 सेकेंड करें, एंड देन 20-30 सेकेंड रेस्ट, एंड देन 20 सेकेंड 2 बार पहले दिन. जो भी आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करें, बस. रोजाना ना करें. जिम को ना सोचें. ठीक हो गया. रोजाना नहीं करना, जिम को नहीं सोचना. और डेमोन्स्ट्रेट भी हम करवाएंगे इंशाल्लाह फैसल भाई से. ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है हमारा खत्म. मुझे गजल को और प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.